दोस्तों नमस्कार। आज के एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सब देख रहे हैं और देश में एक चिंता की लहर है कि काफ़ी लंबे अरसे के बाद आतंकवादी दिल्ली के पास एक बॉम्ब ब्लास्ट करने में सफल रहे। इस बार की जो घटनाक्रम थी इसमें सबसे चौंकाने वाला तथ्य ये रहा कि इसमें अनपढ़ लोग, जिनको कहा जाता है कि बहका दिया गया, नासमझ थे, जो आतंकवाद की घटनाओं में गलती से जुड़ गए, ऐसा कहने वाले और उनको बचाने वाला एक वर्ग जो हमारे देश में काफ़ी सक्रिय रहता है, वो भी देखता रह गया। हमारी सुरक्षा एजेंसी भी एकदम से इस चीज़ से आश्चर्यचकित हुई। पूरे देश को यह एक धक्का जैसा लगा, ऐसा महसूस हुआ कि एक डॉक्टर के प्रोफेशन जो कि बड़ा नोबल होता है, हर व्यक्ति डॉक्टर के नाम से बड़ा सम्मान की दृष्टि रखता है, उन लोगों का उपयोग आतंकवादी अपना मकसद में करने में सफल रहे। यह आश्चर्यजनक है। आज मीडिया में एक न्यूज़ सुनी जिसमें शीर्षक था कि तीसरी पास मौलवी जी ने डॉक्टर्स को पढ़ाया। बड़ा चौंकाने वाला शीर्षक है। भाई, तीसरी पास मौलवी साहब किसी MBBS या सर्जन को क्या पढ़ा सकते हैं, और जो उन्होंने पढ़ाया उसका परिणाम हम सब ने देखा। दोस्तों, आपको याद होगा कि हमारे देश में जो एक अंदरूनी संकट है, अंदरूनी खतरे हैं, डीप स्टेट है, जिहादी मानसिकता वाले नेटवर्क्स हैं, नेता हैं, उनको सपोर्ट और शेल्टर देने वाले कुछ एलिमेंट्स हैं। उन सबको न्यूट्रलाइज करने के लिए सबसे पहले ध्यान आकर्षित किया था, अगर आपको याद हो, हमारे NSA अजीत डोवाल साहब ने, जिन्होंने कहा था कि हमें सिर्फ चीन और पाकिस्तान से उतना खतरा नहीं है जितना उन आंतरिक खतरों को न्यूट्रलाइज करना, उनको एड्रेस करना, उनके नेटवर्क को तोड़ना एक बड़ा ही कठिन टास्क है। इसी के चीज़ को आगे चल के रेखांकित किया था हमारे पूर्व CDS रावत साहब ने। उन्होंने कहा था कि हमें 2.5 मोर्चे का युद्ध करना है। 2.5 मोर्चा अर्थात हम चाइना बॉर्डर या दूसरा मोर्चा पाकिस्तान के बारे में तो भली बात ही वाकिफ़ है, लेकिन अब जो टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया है और आतंकवादी नई से नई चीज़ों का, तरीक़ों का, साधनों का उपयोग कर रहे हैं, उनको देखते हुए हमारे नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज को भी काफ़ी परिश्रम करना पड़ रहा है। मैं हमारी सुरक्षा एजेंसियों को बधाई देता हूँ, विशेषकर जहाँ से कश्मीर के पुलिस ने इस मामले को क्रैक किया था, जहाँ पे एक लोकल मौलवी साहब के मार्गदर्शन में एक आतंकवादी ने कुछ पोस्टर्स लगाने का प्रयास किया था। उन सूत्र को पकड़कर आगे चल के जो इतना बड़ा नेक्सस पकड़ा गया, वो भी दिल्ली के पास, वो सराहनीय है। मैं समस्त सुरक्षा एजेंसियों की तत्परता और उनके परिश्रम को बधाई देता हूँ, प्रशंसा करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि हमें एक ऐसे देश में वर्ग का सामना करना पड़ता है जिन्हें आज की राजनीति की भाषा में अर्बन नक्सलवाद और
फर्जी सेकुलरिज्म का तमगा भी कुछ वर्गों को दिया जाता है। ये लोग आतंकवादी घटनाओं को और जो उन्हें अंजाम देते हैं उनको बचाने के लिए नए नए और कुछ बचाने वाले तर्क दिए जाते हैं, जो कि अत्यंत आपत्तिजनक है, क्योंकि देश हित सर्वोपरि है। देश हित को मानना, उसकी रक्षा करना हर नेता, हर पार्टी, हर नागरिक का दायित्व है। जैसा कि मैं कहना चाह रहा था कि अब हमारे सामने ये विचारणीय प्रश्न आया कि आखिर हम विश्वास किस पे करें। डॉक्टर का प्रोफेशन इतना सम्मानीय है कि किसी की निगाह नहीं गई, और इसी का परिणाम ये रहा कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी में क्या क्या काम होते रहे और उसका क्या परिणाम सामने आया, ये हम सब ने देखा। अब हमें प्राथमिकता के आधार पर इस तरह की यूनिवर्सिटी को खड़े करने वालों का, उनके फंडिंग का, उनके सपोर्ट का पर्दाफाश करना होगा, और भविष्य में ऐसे संगठनों को फंडिंग करने वाले, सपोर्ट देने वाले का बड़ा तीक्ष्ण और सूक्ष्म मॉनिटरिंग करना होगा। इसके लिए काफ़ी एनर्जी लगानी होगी, खास करके इन्हें पैसा कहाँ से प्राप्त होता है। दूसरा, जिस मुद्दे पे मैं सोचता हूँ कि हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि कुछ तो जैसे घोषित जाने माने दुश्मन देश हैं, जहाँ पे कोई आदमी जाता है तो हर व्यक्ति, हमारी एजेंसियाँ हो चाहे नागरिक हो, कोई भी प्रथम नज़र में कहेंगे कि भाई आप पाकिस्तान क्यों गए थे, आप बांग्लादेश क्यों गए थे, या फलाने व्यक्ति वहाँ जाके आया, तो वो संदेह की दृष्टि में आता है। लेकिन अब कुछ ऐसे देश भी निगाह में आ रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ से एक जाकिर नाइक थे जो एक्सपोज हुए तो मलेशिया में जाके रहने लगे, वहाँ पे उनको सारी सुविधाएं, सपोर्ट मिला। इसके बाद अब रिसेंटली इस घटनाक्रम में टर्की का नाम आ रहा है। इसके पहले दुबई का नाम आता था। कोई भी व्यक्ति देश में कोई भी घटना होती थी तो दुबई जाता था। मेरा हमारे सुरक्षा एजेंसियों से यह एक आग्रह है कि जो भी व्यक्ति फ्रिक्वेंटली वहाँ जाते हैं और वहाँ से आते हैं, उसके बाद वो क्या करते हैं, उनकी क्या पृष्ठभूमि है, इस पे भी निगाह और मॉनिटरिंग रखने की ज़रूरत है। यह काम अकेले केंद्र सरकार नहीं कर सकती, राज्य सरकारों का भी उतना ही दायित्व है, और उन्हें अपने इन खतरों को, अंदरूनी खतरों को फेस करने के लिए उनके लोकल इंटेलिजेंस को बढ़ाना होगा। और जो सुरक्षा के जानकार हैं वो जानते हैं कि जो पुलिस इंटेलिजेंस की जो बीट सिस्टम है, उस बीट सिस्टम को काफ़ी मजबूत करना होगा, ताकि हमें जो चीज़ें आंखों से परिवर्तन नज़र आता है उसको मानवीय रिसोर्सेज से हम पकड़ने की कोशिश करें। टेक्निकल जो सर्वेलेंस हमारे यहाँ होता है वो अपनी जगह है, वो अपना काम करे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लोग इतने लंबे समय से दिल्ली के पास फरीदाबाद में एम्यूनिशन को इकट्ठा करने में सफल हुए, तो अगर हमारे लोकल नागरिकों में थोड़ा सा सतर्क दृष्टिकोण रहे, लोकल पुलिस स्टेशन और बीट व्यवस्था में जो भी अधिकारी कर्मचारी लगे होते हैं वो इस तरह की गतिविधियों को थोड़ा सा फील्ड स्तर पे देखें, तो नो डाउट वो देख रहे होंगे, मैं ऐसा कोई वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसको देखना ज़रूरी होगा, क्योंकि समाज में कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनको मानवीय दृष्टि से ही हम पकड़ सकते हैं। देश के मैं नागरिकों से भी मैं अपेक्षा करूंगा कि वो सतर्क रहें, कोई भी उन्हें ऐसा संदेहास्पद गतिविधि हो तो वो लोकल अधिकारियों से अपनी जानकारी साझा कर सकते हैं, और सभी मिलजुल कर हमारे देश को सुरक्षित रख सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन पार्ट
जो है करीब करीब अब पूर्ण होने जा रहा है और अभी कुछ एक आध दिन पहले ही प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक बुलाई है, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं और उसका परिणाम हमें शीघ्र ही देखने को मिलेगा। तब तक हमें सावधानी पूर्वक सब का भला हो, ऐसा हमें अपेक्षा और प्रार्थना करना चाहिए। पुनः अगले एपिसोड में मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। यदि आपको मेरा डिप्लोमेसी टुडे चैनल पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा। थैंक यू।